नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का डीयू की पढ़ाई हिंदी प्लेटफॉर्म पर। सब्सक्राइब कीजिए और देखिए सभी विषयों के लेक्चर्स और नोट्स हिंदी में। तो इस वीडियो में आज हम पढ़ने वाले हैं पॉलिटिकल लीडरशिप एंड कम्युनिकेशन का पहला चैप्टर। ये लेक्चर यार हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए है और हम पूरा कंटेंट हिंदी में ही देखेंगे। तो राजनीतिक नेतृत्व एवं संचार, इसका हमारा जो पहला चैप्टर है उसका नाम है राजनीतिक संचार की व्याख्या। तो पहला चैप्टर हमारा पॉलिटिकल कम्युनिकेशन यानी राजनीतिक संचार के इर्द गिर्द होने वाला है, जिसमें से हमें इसके अर्थ के बारे में पढ़ना है कि राजनीतिक संचार क्या होता है, इसकी प्रकृति कैसी है और इसके कार्यक्षेत्र क्या क्या हैं, और इनका राजनीतिक संचार के जो संसाधन रहे हैं इनमें कैसे विकास हुआ है धीरे धीरे, और इनमें क्या क्या परिवर्तन आए हैं राजनीतिक संचार के माध्यमों में। तो ये है हमारा सिलेबस पहले चैप्टर का। इसको हम पूरा डिटेल के अंदर पढ़ेंगे। अगर आप इस स्टडी मटेरियल को डाउनलोड करना चाहते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप विज़िट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि राजनीतिक संचार क्या होता है। ठीक है, तो राजनीतिक संचार, यार एक संचार को हम सबसे पहले समझेंगे। तो संचार क्या होता है, जो जैसे हम बात करते हैं एक दूसरे से, अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं, अपने विचारों को व्यक्त करते हैं, बेसिकली वही संचार होता है। ठीक है, अब यही बातें जो हम एक दूसरे से व्यक्त कर रहे हैं, जब वो राजनीति से संबंधित हों तब हम उसे राजनीतिक संचार कहेंगे। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन देखेंगे। राजनीतिक संचार वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति और समूह राजनीति और सरकार के संबंध में जानकारी देते हैं और एक दूसरे के दृष्टिकोण और व्यवहार को प्रभावित करते हैं। ये राजनेताओं, राजनीतिक संगठनों और जनता के बीच सूचनाओं का आदान प्रदान है। ठीक है, तो इस प्रकार से राजनीति की जो बातें हैं, जनता के बीच और राजनेताओं के बीच जो सूचनाओं का आदान प्रदान होता है, उसी पूरी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, राजनीतिक संचार। और एक लोकतांत्रिक समाज में राजनीतिक संचार नागरिकों को उनकी सरकार के बारे में सूचित करने और राजनीतिक प्रक्रिया में जनता की भागीदारी को सुविधाजनक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इन्हीं संचार के जरिए हम समझ पाते हैं कि हमारी सरकार क्या काम कर रही है, या इसी संचार के जरिए हम अपनी भावनाओं को अपने सरकार के प्रति भी व्यक्त कर पाते हैं। ठीक है, तो इस अध्याय में हम पढ़ेंगे कि इसके अर्थ, प्रकृति और दायरे क्या क्या हैं और इनमें विकास और परिवर्तन क्या क्या हुआ है। ठीक है, तो ये था राजनीतिक संचार की एक परिभाषा। तो हम समझेंगे कि राजनीतिक संचार का महत्व क्या क्या है। तो राजनीतिक संचार का अध्ययन ये समझने के लिए महत्वपूर्ण है कि राजनीतिक अभिनेता नागरिकों के साथ कैसे संवाद करते हैं, नागरिक अपनी कैसे राय रखते हैं और कैसे निर्णय लेते हैं, और राजनीतिक व्यवस्था समूलतः किस प्रकार से कार्य करती है। इन सभी चीज़ों को जानने के लिए राजनीतिक संचार को समझना महत्वपूर्ण हो जाता है। अब एक एक करके हम इनके कई महत्वपूर्ण पहलुओं पर बात करेंगे कि राजनीतिक संचार के क्या महत्व हैं। तो पहला इसका महत्व होता है जनता को सूचित करने के लिए। ठीक है, जो सरकार होती है वो अपनी नीतियों के बारे में, राजनीतिक मुद्दों के बारे में या फिर घटनाओं के बारे में सूचित करने के लिए राजनीतिक संचार का प्रयोग करती है, और ये नागरिकों को उनकी सरकार और इसके संचालन के तरीके के बारे में जानने में मदद करता है। साथ ही साथ उनके सामने आने वाले राजनीतिक विकल्पों और परिणामों के बारे में भी जनता को जागरूक बनाता है। तो संचार के माध्यम से, राजनीति का जो संचार है उसके माध्यम से जनता को सूचनाएं मिलती हैं। अगला है, जनता की राय को भी प्रभावित किया जाता है संचार के माध्यम से। तो राजनीतिक संचार ये भी तय करता है कि लोग राजनीतिक मुद्दों और उम्मीदवारों को कैसे देखते हैं, जिससे जनता की राय भी बनती है। और राजनीतिक संदेश को कुछ खास मूल्यों या भावनाओं को ध्यान में रखकर बनाया जा सकता है, और उनका इस्तेमाल जनता की राय को एक खास दिशा में ले जाने के लिए किया जा सकता है। यानी जो मैसेजेस होते हैं या जो पोस्ट्स होती हैं आजकल ऑनलाइन ज़्यादा लोग प्रेफर करते हैं, तो इन पे ऐसे पोस्ट डाल करके भी जनता की राय को किसी पर्टिकुलर दिशा में मोड़ा जा सकता है कि लोग क्या सोचते हैं किसी चीज़ को लेकर। उस पर जो चीज़ें बताई जाती हैं सोशल मीडिया के ऊपर, अब कोई उसको देखने तो जाता नहीं है कि पोस्ट में क्या है, या इसकी हिस्ट्री क्या रही है, या किस चीज़ के बारे में, कहाँ से ये चीज़ लेके आई जा रही है जो उन्हें बताई जा रही है ना। जो बताया जा रहा है लोग वही सुन लेते हैं कि हाँ भाई ठीक ही होगा जो बोल रहा है।
तो इस प्रकार से जनता की राय को भी प्रभावित करने के लिए राजनीति में संचार का उपयोग किया जाता है। अगला महत्व है लोकतांत्रिक भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए भी राजनीतिक संचार का महत्व है। और ये राजनीतिक संचार नागरिकों को सूचना देकर और उन्हें राजनीतिक प्रक्रिया में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करके लोकतांत्रिक भागीदारी को भी बढ़ावा देता है। इससे सरकार में लोगों को विश्वास बनाने और जनता की भागीदारी बढ़ाने में मदद मिलती है। ठीक है, इसी प्रकार से जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिए भी राजनीतिक संचार की अहम भूमिका होती है, जिसमें ये नागरिकों को अपनी चिंताओं और अपने राय को व्यक्त करने के लिए एक मंच प्रदान करता है, जिससे निर्वाचित अधिकारी या फिर नेता उनके प्रति जवाबदेह होते हैं। और इससे ये सुनिश्चित करने में भी मदद मिलती है कि जनता की ज़रूरतों और आकांक्षाओं के अनुरूप वे काम करते रहें। ठीक है, और हम अपने जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं अपनी भावनाओं को, अपने विचारों को उनके प्रति व्यक्त करके उनकी जवाबदेही को तय कर सकें। ठीक है, तो इस प्रकार से ये महत्व है कि राजनीति में जो संचार है, बातों का, राजनीतिक विचार किस प्रकार से लोग अपनी राय रखते हैं राजनेताओं के प्रति, उनके क्या क्या महत्व हैं, ये हमने समझा। अब हम समझेंगे इसके अर्थ के बारे में कि राजनीतिक संचार के क्या अर्थ हैं। तो राजनीतिक संचार राजनेताओं, राजनीतिक समूहों और जनता के बीच जानकारी और विचारों का आदान प्रदान करने के लिए होता है। लोकतांत्रिक समाज में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, जो नागरिकों को उनकी सरकार के बारे में सूचित करने और राजनीतिक प्रक्रिया में जनता की भागीदारी को सुविधाजनक बनाने में मदद करती है। तो एक लोकतांत्रिक समाज में जो नागरिक हैं वो अपने सरकार के बारे में उनको जो जानकारी मिलती है वो राजनीतिक संचार की प्रक्रिया के ज़रिए ही मिलती है, और इससे जनता की भागीदारी भी सुविधाजनक होती है। जब उन सरकार के बारे में जनता को पता चलता है कि कैसे उनकी सरकार काम कर रही है, क्या नीतियों का गठन होना है या किस तरीके से बजट लाया जाना है, जनता को क्या क्या फ़ायदा मिल रहे हैं सरकार से, ये सारी बातें संचार के माध्यम से ही पता चलती हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है प्रभावी राजनीतिक संचार के लिए दर्शकों की प्राथमिकताओं, मीडिया की गतिशीलता और बयानबाजी की रणनीतियों की गहरी समझ की आवश्यकता होती है। तो एक राजनीतिक संचार को प्रभावी बनाने के लिए जो दर्शक हैं या जो श्रोता हैं उनकी क्या प्राथमिकताएं हैं, मीडिया किस प्रकार से राजनीतिक बातों को रखता है, या फिर इन सभी चीज़ों को जो है समझ करके, और बयानबाजी की जो रणनीतियाँ हैं, भाषण देने की जो रणनीतियाँ हैं, इन सभी को समझ करके एक बेहतर राजनीतिक संचार किया जा सकता है। और राजनीतिक प्रचार भी राजनीतिक संचार का एक महत्वपूर्ण पहलू है, जिससे उम्मीदवारों और दलों को प्रमोट करने के लिए मार्केटिंग तकनीकों का उपयोग करना शामिल है। तो पॉलिटिकल मार्केटिंग भी इसमें आती है, इसमें पॉलिटिकल कम्युनिकेशन में, राजनीतिक संचार में आपने डिफरेंट जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनके सोशल मीडिया हैंडल्स देखे होंगे, चाहे ट्विटर पे हो, इंस्टाग्राम पे हो या फिर यूट्यूब पे हो। तो हर पार्टी अपने नेता को प्रमोट करती है, तो उनका नेता क्या काम कर रहा है, उन सभी नीतियों को सारी पार्टियां अपने ट्विटर हैंडल्स या फिर यूट्यूब, इंस्टाग्राम, इन सभी पे पोस्ट करती रहती हैं, ताकि लोगों को पता चल सके कि किस दिशा में क्या कदम उठाए जा रहे हैं। सोशल मीडिया और समाचार मीडिया राजनीतिक संचार के एक महत्वपूर्ण घटक हैं, क्योंकि राजनीतिक अभियान में संदेश प्रसारित करने और जनमत को आकार देने के लिए विभिन्न मीडिया चैनलों का उपयोग करते हैं। ठीक है, और ये राजनीतिक संचार निर्वाचित प्रतिनिधियों को जवाबदेह बनाता है। तो ये उसके अर्थ हो गए। अब हम देखेंगे इसकी प्रकृति कैसी है, यानी किस टाइप का होता है राजनीतिक संचार। तो राजनीतिक संचार अपने विविधता, विवादास्पद और रणनीतिक प्रकृति से विशेष रूप से चरित्रित होता है, यानी ये आश्रित होता है किसी चीज़ के ऊपर, विवादास्पद भी होता है कई बार, और रणनीति के तहत भी जो पॉलिटिकल मैसेजेस हैं, पॉलिटिकल कम्युनिकेशन है, उनको बनाया जाता है। इसमें अभिनेता, चैनलों और संदेशों की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है, और इसका उपयोग विशिष्ट राजनीतिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए किया जाता है, जैसे समर्थन जुटाना या फिर जनमत को आकार देना। तो ये जो संचार माध्यम होते हैं,
इन्हीं के माध्यम से पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में यानी राजनीति के क्षेत्र में जनता की जो राय है उसको एक तरफ ले जाने में या पॉलिटिकल पार्टी अपने तरफ उस वोटर को कैसे गेन करे, इन सभी चीज़ों को ध्यान रखते हुए अपने मैसेजेस को डिज़ाइन करती है और इसके ज़रिए वे डिफरेंट कम्युनिकेशन मेथड्स का इस्तेमाल करते हैं, जैसे जो पारंपरिक मीडिया है, टीवी चैनल्स हैं या फिर सोशल मीडिया है। तो अब इसकी हम प्रकृति के बारे में देखेंगे। पहला ये रणनीतिक होता है, यानी जो पॉलिटिकल कम्युनिकेशन है, राजनीतिक संचार है, ये किसी रणनीति के तहत बनाया जाता है, यानी इसका कुछ लक्ष्य होता है। तो राजनीतिक अभिनेता अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक उपकरण के रूप में संचार का उपयोग करते हैं, चाहे वो उनकी नीतियों के लिए समर्थन जुटाना हो, चुनाव जीतना हो, या किसी नेता की छवि में सुधार करना हो, या जनमत को प्रभावित करना हो। इन सभी चीज़ों के लिए जो राजनीतिक संचार है उसका उपयोग एक उपकरण के रूप में किया जाता है, ताकि जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो अपने फेवर में जनता को ला सकें। राजनेता और राजनीतिक दल अपनी अपील को अधिकतम लोगों तक पहुंचाने के लिए सावधानीपूर्वक अपने संदेश को तैयार करते हैं। अगला इसकी प्रकृति है कि ये प्रेरक और विश्वास दिलाने वाला होता है। जो राजनीतिक संचार है वो जनता को प्रेरित करता है और विश्वास दिलाने वाला होता है। प्रभावशाली राजनीतिक संचार में भावनात्मक भाषा, कहानियों और अपीलों का भरपूर प्रयोग कर जनता से जुड़ाव बनाने की कोशिश की जाती है। यानी राजनीतिक संचार के माध्यम से इलेक्शंस के टाइम पे जो भावनात्मक भाषा का उपयोग करके, कहानियों के जरिए या जनता से अपील करके जनता से एक प्रकार से जुड़ाव बनाने की कोशिश की जाती है और उनका समर्थन प्राप्त करने की कोशिश की जाती है। जैसे एग्ज़ाम्पल के तौर पर देखें तो चुनाव में वादे किए जाते हैं कि 15 लाख खाते में आएंगे, या हम बहुत सारा पैसा आपके खाते में भिजवाएंगे, ऐसा करके, है ना। या बहुत हुई पेट्रोल डीजल की मार अब की बार मोदी सरकार, है ना, पता चला पेट्रोल के दाम ही सरकार आने के बाद बढ़ गए, है ना। तो इस प्रकार से एक भावनात्मक भाषा का उपयोग किया जाता है ताकि जनता से कनेक्ट बनाया जा सके। जनता को आप समझाएंगे कि पेट्रोल डीजल की मार ज़्यादा हो गई, अब हमारी सरकार बनाओ, जनता को लगेगा जी हाँ आपकी बना देते हैं, पता चला अपने आके पेट्रोल के दाम और ही बढ़ा दिए। तो इस प्रकार से ये राजनीतिक जो संचार है, ये जनता की भावनाओं का उपयोग किया जाता है इसमें, और अपीलों को इस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है ताकि तो जनता से समर्थन लिया जा सके। इसका उद्देश्य सूचना देने के साथ साथ जनता को प्रेरित और प्रोत्साहित करना भी है। तथ्यों और सबूतों को इस तरह से चुना और प्रस्तुत किया जाता है कि वे जनता को डुबा सके। अक्सर विपक्षी तर्कों को नज़रअंदाज कर दिया जाता है। तो इस प्रकार से अगर विपक्षी पार्टियों को बेकार दिखाना है तो उनके खिलाफ कुछ बातें उठाई जाएंगी, ये तो ऐसे हैं, ये तो ऐसे हैं, या जो तथ्य हैं, सबूत हैं, उनको इस तरीके से चुना जाता है, प्रस्तुत किया जाता है ताकि जनता उनके समर्थन में वोट दे। अगला प्रकृति है कि ये निर्भर होता है कुछ चीज़ों पर। तो निर्भरता राजनीतिक संचार का एक महत्वपूर्ण पहलू प्रतीकों और वक्रपटुता पर निर्भर करता है। राजनीतिक हस्तियाँ भाषा, छवियों और प्रतीकों का उपयोग करके मुद्दों और उम्मीदवारों के बारे में जनता की धारणाओं को प्रभावित करती है। तो राजनीतिक संचार जो है इसमें सिंबल्स का महत्वपूर्ण उपयोग होता है। जैसे रैलीज के दौरान भाजपा है वो अपना कमल का फूल दिखाती रहती है हर जगह पे, है ना, और कांग्रेस अपना पंजा दिखाती रहती है। तो इसमें जो राजनीतिक प्रतीक होते हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है। अगला है वक्रपटुता पर ये निर्भर होता है, यानी भाषण देने की कला पे भी ये निर्भर होता है। जैसे मोदी जी अच्छा भाषण दे लेते हैं, ठीक है, इसी तरीके से राहुल गांधी जब भाषण देते हैं तो लोग उन्हें पप्पू बना देते हैं, है ना, ख़त्म, टाटा बाय बाय, ठीक है। तो भी लेक्चर ख़त्म नहीं हुआ है, टाटा बाय बाय नहीं करना है।
तो राजनीतिक जो हस्तियां हैं वो इस प्रकार से भाषा और छवियों का उपयोग करती हैं, प्रतीक चिन्हों का उपयोग करती हैं ताकि जनता से कनेक्ट बनाया जा सके और महत्वपूर्ण मुद्दों को जनता के बारे में महत्वपूर्ण मुद्दों और उम्मीदवारों के बारे में जनता की धारणाओं को प्रभावित किया जा सके। इसमें नारे लगाना या फिर प्रतीक चिन्ह और अन्य दृश्य संकेत का भी उपयोग शामिल है जो भावनात्मक प्रक्रिया को जगाने और किसी विशेष राजनीतिक कारण का उम्मीदवार के साथ पहचान की भावना पैदा करने के लिए डिज़ाइन किए गए होते हैं। ठीक है, अगला राजनीतिक संचार की प्रकृति है कि ये विवादास्पद होता है। राजनीतिक संचार अत्यधिक विवादित भी है क्योंकि विभिन्न अभिनेताओं के परस्पर विरोधी हित और एजेंडा हो सकते हैं। इससे गलत सूचना, दुष्प्रचार और अन्य भ्रामक संचार फैल सकते हैं जो राजनीतिक प्रक्रिया में जनता के विश्वास को कम कर सकते हैं। तो राजनीतिक संचार जो है वो कई बार विवादास्पद भी होता है जिसकी वजह से जो पॉलिटिकल पार्टियां होती हैं वो एक दूसरे के बारे में कभी कभार ज़्यादातर जो है गलत सूचनाएं ही प्रसारित करती हैं ताकि खुद को अच्छा दिखाया जा सके और बाकी जो पार्टी हैं उनके प्रति जो है जनता में हीन भावना भरी जा सके। तो इस प्रकार से ये विवादित प्रकृति का भी होता है क्योंकि जो सारी पार्टियां हैं उनके अलग अलग अपने विरोधी हित होते हैं। कोई पार्टी किसी को प्रमोट करती है, कोई पार्टी किसी दूसरी चीज़ को प्रमोट करती है। इस प्रकार से ये विवादास्पद प्रकृति का भी होता है। अगला टॉपिक है कार्यक्षेत्र, यानी इसके दायरे क्या क्या हैं। तो राजनीतिक संचार का क्षेत्र व्यापक है और इसमें राजनीतिक प्रक्रिया में शामिल गतिविधियों और अभिनेताओं की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल होती है। इसमें औपचारिक और अनौपचारिक दोनों संचार माध्यम शामिल हैं जैसे कि राजनीतिक अभियान, राजनीतिक पत्रकारिता, सार्वजनिक बहस, सोशल मीडिया और व्यक्तिगत संचार। राजनीतिक संचार के अंदर ये सारी चीज़ें शामिल होती हैं। किस प्रकार से संचार किया जाना है, चाहे वो पत्रकारिता की बात हो या फिर डिबेट्स की बात हो, सोशल मीडिया पोस्ट हो या फिर व्यक्तिगत संचार हो। तो इन सभी विभिन्न क्षेत्रों तक जो है राजनीतिक संचार फैला हुआ है। राजनीतिक संचार का मुख्य कार्यक्षेत्र जनता की राय और राजनीतिक परिणामों को प्रभावित करना है। इसमें विज्ञापन, भाषण और रैलियों का उपयोग किया जाता है जो राजनीतिक मुद्दों और उम्मीदवारों के प्रति जनता के दृष्टिकोण को स्थापित करने में मदद करते हैं। तो इस प्रकार से इसका पहला और मुख्य कार्यक्षेत्र क्या है कि राजनीति के जो परिणाम हैं उनको प्रभावित किया जा सके। विज्ञापनों के जरिए, भाषणों के जरिए, रैली करके राजनीतिक जो मुद्दे हैं या फिर उम्मीदवारों के प्रति जनता की भावनाओं को एक विशेष दिशा में ले जा करके इसके जो परिणाम है राजनीति के उनको प्रभावित किया जाता है। अगला पॉइंट, राजनीतिक संचार का एक अन्य क्षेत्र राजनीतिक प्रक्रिया में विभिन्न हस्तियों और हितधारकों के बीच संवाद और बहस को सुगम बनाना है। राजनीतिक संचार रचनात्मक बातचीत और विचारों के आदान प्रदान को बढ़ावा देने में मदद करता है। इससे बेहतर नीतिगत निर्णय और अधिक प्रभावी शासन हो सकता है। तो राजनीतिक संचार के माध्यम से जो आपस में विरोधी तर्क होते हैं या फिर बड़ी बड़ी हस्तियां होती हैं वो आपस में संवाद करती हैं, आपस में बहस करती हैं। जैसे टेलीविजन पे आपने डिबेट देखे होंगे, वैसे आजकल तो मुर्गे की लड़ाई चल रही होती है ना। क्या करके निकल जाते हैं, वो उसको गाली दे रहे हैं, उनको लड़ रहे हैं, वो किसी को पिटाई हो जा रही है किसी टीवी चैनल पे, है ना। आजकल तो ऐसे ही चल रहा है। पर इसको जो है और बेहतर बनाया जा सकता है जो राजनीतिक संचार है इसके माध्यम से। और जो आपस में विरोधी तर्क होते हैं या फिर अपनी बातों को रखना है, एक बेहतर डिबेट की जा सकती है पॉलिटिकल कम्युनिकेशन के ज़रिए, और एक ताकि जो सरकार है उसको बेहतर निर्णय लिया जा सके और एक प्रभावी शासन हो। आपस में जो बहसें होंगी, आपस में जब संवाद होंगे तो एक रचनात्मक बातचीत के जरिए उत्तम विचार निकल करके आएगा और जो शासन व्यवस्था है उसको बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। अगला पॉइंट है, राजनीतिक संचार का कार्यक्षेत्र व्यापक है।
जिसमें पारंपरिक मीडिया, सोशल मीडिया और सार्वजनिक भाषण तथा विज्ञापन सहित विभिन्न संचार माध्यम शामिल हैं। तो ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। राजनीतिक संचार का दायरा सरकार के कई स्तरों तक फैला हुआ है, जैसे राष्ट्रीय स्तर, क्षेत्रीय स्तर या फिर स्थानीय स्तर की सरकारें हों, और इसमें राजनीतिक दल, हित समूह यानी इंटरेस्ट ग्रुप्स और नागरिक समाज संगठन जैसे सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन, ये सभी चीज़ें, ये सभी माध्यम जो हैं राजनीतिक संचार का उपयोग करती हैं ताकि बातों को जनता तक के बीच पहुंचाया जा सके या फिर अपनी बातों को सरकार तक पहुंचाया जा सके। ठीक है। राजनीतिक संचार का क्षेत्र घरेलू राजनीति से आगे बढ़कर अंतर्राष्ट्रीय संबंधों, भू राजनीति यानी जियो पॉलिटिक्स, कूटनीति और वैश्विक मुद्दों को भी शामिल करता है। तो इंटरनेशनल लेवल पे भी पॉलिटिकल कम्युनिकेशन का महत्वपूर्ण योगदान है, और इसमें जो राजनीतिक नेता होते हैं या राजनयिक होते हैं वो सावधानी पूर्वक अपनी बातों को डिज़ाइन करते हैं या रखते हैं ताकि जो विदेश नीति है उन पे जो लक्ष्य हैं उसको प्राप्त किया जा सके और वैश्विक मंच पर राष्ट्रीय हितों को पेश करने के लिए एक बेहतर माध्यम बन सके। तो इस तरीके से राजनीतिक संचार का उपयोग अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक विस्तृत होता है और इसके कार्यक्षेत्र अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक भी होते हैं ताकि जो जियो पॉलिटिक्स है हमारी, उसमें जो वैश्विक मुद्दे हैं उन पे हम अपनी बातों को बेहतर तरीके से रख सके। ठीक है। अगला पॉइंट है, राजनीतिक संचार का क्षेत्र लगातार विकसित हो रहा है क्योंकि नई तकनीकें और प्लेटफॉर्म सामने आ रहे हैं जो राजनीतिक हस्तियों को व्यापक दर्शकों तक पहुंचने और संचार के नए रूप में संलग्न करने में सक्षम बनाते हैं। तो राजनीतिक संचार यानी पॉलिटिकल कम्युनिकेशन के जो मेथड्स हैं उनमें टेक्नोलॉजी के साथ साथ जो है नई नई चीज़ें उभर करके आ रही हैं। जैसे पहले जो विज्ञापन वगैरह होते थे वो टीवी चैनल्स पे या अखबारों में ही आते थे, अब वह मोबाइल पे, सोशल मीडिया का ज़्यादा उपयोग है। तो अब जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो इन माध्यमों का ज़्यादा उपयोग करती हैं। तो इसी प्रकार हम देखेंगे आगे कि किस प्रकार से डेवलपमेंट हुआ है संचार माध्यमों में, पहले कैसे संचार होते थे और अब किन किन माध्यमों का उपयोग होता है। इसी में अगला टॉपिक हमारा होने वाला है विकास। तो राजनीतिक संचार का एक लंबा इतिहास रहा है जो कि ग्रीस, रोम जैसी प्राचीन सभ्यताओं से जुड़ा है। राजनीतिक संचार के विकास को विभिन्न तकनीकी, सामाजिक और सांस्कृतिक कारकों द्वारा आकार दिया जाता है। प्राचीन काल में जो नेता थे वो भाषण देते थे या लेखों के माध्यम से संवाद करते थे, तो वहीं आज आधुनिक युग में सोशल मीडिया और राजनीतिक चर्चा का मुख्य मंच बन गया है। इस प्रकार राजनीति में बात करने के तरीके में महत्वपूर्ण बदलाव आए हैं। कुछ संचार के जो विकास के प्रमुख स्तर हैं उन पर हम चर्चा करेंगे। पहले जो है सबसे पहले मौखिक परंपरा थी, यानी बोल कर ही लोग संचार कर पाते थे। नेता भाषण देते थे और लोग उनकी बातों को सुनते थे। इसी प्रकार से संचार पॉसिबल था। तो लेखन के आगमन से पहले, यानी जब प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार नहीं हुआ था उससे पहले जो राजनीतिक संचार मुख्य रूप से मौखिक परंपरा पर आधारित था। राजनीतिक नेता जानकारी देने और जनता की राय को प्रभावित करने के लिए भाषणों, कहानियों और सार्वजनिक बोलचाल यानी पब्लिक स्पीकिंग का उपयोग करते थे। तो इन माध्यमों से संचार हो पाता था। उसके बाद प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार हुआ, तो 15वीं शताब्दी में प्रिंटिंग प्रेस के आविष्कार के बाद राजनीतिक विचारों में क्रांति आई और इसकी वजह से राजनीतिक संचार के साधन के रूप में समाचार पत्रों का उदय हुआ। फिर जो है राजनीतिक दल और उम्मीदवार अपने व्यापक दर्शकों तक पहुंचने के लिए पैम्फलेट्स छपवाने लगे, समाचार पत्रों में अन्य मुद्रित सामग्रियों को प्रसारित करने लगे, विज्ञापनों को जो है समाचार पत्रों में देना शुरू किया। उसके बाद फिर आता है रेडियो। प्रिंट मीडिया के बाद जब रेडियो का आविष्कार होता है 20वीं शताब्दी में, तो इसकी वजह से भी राजनीतिक संचार के माध्यमों में क्रांति मिली और इसकी वजह से राजनेता रेडियो पर लाइव प्रसारण कर सकते थे। उनके लाइव इंटरव्यूज़ जो है रेडियो पर ब्रॉडकास्ट किए जा सकते थे और राजनीतिक विज्ञापनों के माध्यम से भी अधिक दर्शकों तक पहुंचने में मदद मिली रेडियो के आगमन के बाद। इसके बाद टेलीविज़न आता है।
टेलीविज़न की वजह से जो है दृश्य संचार पॉसिबल हुआ, यानी विजुअल कम्युनिकेशन। और जो नेता है वो अपने संदेश को जनता तक पहुंचाने के लिए बॉडी लैंग्वेज का भी इस्तेमाल करने लगे, यानी चेहरे के हाव भाव को कैसे प्रकट करना है, हाथों को कैसे इस्तेमाल करना है ना। तो इस प्रकार से अपनी बातों को कैसे जनता के प्रति रखना है, क्योंकि अब तो जनता उनको सामने देख रही है कि यहाँ कैसे बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं। रेडियो था तब तो दिखता नहीं था, सिर्फ आवाज़ ही थी। तो फिर अब बॉडी लैंग्वेज का भी इस्तेमाल करना शुरू किया गया और टेलीविज़न पर होने वाली बहसों ने जनमत को प्रभावित करना शुरू किया। उसके बाद आता है डिजिटल मीडिया। ये स्मार्टफोन्स आए या फिर अन्य जो डिजिटल उपकरण थे, लैपटॉप्स वगैरह, इनके माध्यम से राजनीतिक संचार में अधिक अनुकूलता मिली और एक इंटरैक्टिव बन गया चीज़ों को एक इंटरैक्टिव प्लेटफॉर्म मिल गया। ब्लॉगिंग के ज़रिए, सोशल नेटवर्किंग साइट्स के ज़रिए ये राजनीतिक नेता थे अब पारंपरिक मीडिया आउटलेट्स को दरकिनार करते हुए अपने अनुयायियों और समर्थकों के साथ सीधे संवाद कर सकते थे, जो डिजिटल मीडिया के ज़रिए डायरेक्टली जो अपने वोटर्स हैं उनसे कम्युनिकेट किया जा सकता था। फिर सोशल मीडिया का युग आया 21वीं सदी में। सोशल मीडिया जो है राजनीतिक संचार के लिए एक शक्तिशाली उपकरण के रूप में उभरा है, जिससे उम्मीदवारों और राजनीतिक संगठनों को संदेशों और विज्ञापनों के साथ लाखों लोगों तक पहुंचने में आसानी होती है। राजनीतिक संचार के लिए ट्विटर, यानी अब जो एक्स हो चुका है, एक विशेष रूप से लोकप्रिय मंच हो गया है, जहां कई राजनेता अपने विचारों को साझा करने के लिए और नागरिकों के साथ जुड़ने के लिए इसका उपयोग करते हैं। तो कोई भी बात होती है, कोई किसी भी मुद्दे को उठाना होता है, तो आजकल लोग ट्विटर पे ट्रेंड चला देते हैं। तो इस प्रकार से सोशल मीडिया एक उपकरण बना है राजनीतिक के संचार के क्षेत्र में, और इसकी वजह से जो जनता है उसकी राय को भी प्रभावित करने में मदद मिलती है। और राजनीतिक संगठन जो है, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, अपने संदेशों या फिर जो विज्ञापन हैं उनको इस प्रकार से डिज़ाइन करते हैं ताकि लाखों लोगों तक पहुंचने में आसानी हो और सबके साथ एक कांटेक्ट बनाया जा सके, क्योंकि अब तो सब लोग सोशल मीडिया पे अवेलेबल हैं, है ना। उसके बाद फिर सोशल मीडिया के बाद अभी सोशल मीडिया का ही हो गया, फिर इसमें डेटा एनालिटिक्स का भी इस्तेमाल किया जाने लगा और इसमें मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी उपयोग करके जो अनुकूलित संदेशों और विज्ञापनों को डिज़ाइन किया गया ताकि जनता को टारगेट करके उनको उसी प्रकार के विज्ञापन दिखाए जा सकें जिस प्रकार वे देखना चाहते हैं। कि अगर उनको लगता है कि फलानी पार्टी ख़राब है तो ख़राब ही ख़राब जो है विज्ञापन भर दिए जाएं ताकि कभी उनकी धारणा ही ना बन पाए उस पार्टी को सपोर्ट करने की। और एक जो पॉलिटिकल पार्टी चाहती है कि मुझे समर्थन मिले, अपने बारे में अच्छी अच्छी बातें लिख करके उनको लुभाया जाता है और फिर वोट्स को गेन करने की कोशिश की जाती है। तो इस प्रकार डेटा लर्निंग, डेटा एनालिटिक्स और मशीन लर्निंग का इस्तेमाल किया जाता है। अब इसमें हम परिवर्तन देखेंगे कि क्या परिवर्तन है पहले से और अब के समय में। पहले के समय में क्या था, अब के समय में क्या है। तो अब 24 घंटे सोशल मीडिया उपलब्ध है, आपके जेब में मोबाइल है, कभी भी निकालो और पता चल जाएगा कि क्या चल रहा है राजनीति के क्षेत्र में, है ना। तो 24 घंटे समाचार माध्यम अब आपके पास उपलब्ध हैं और इसकी वजह से राजनीतिक संचार को गति मिली है। और राजनीतिक जो नेता हैं वो किसी भी आलोचना का या घटना का तुरंत जवाब अब दे सकते हैं और जो घटनाएं हैं उनको अब तुरंत पता भी चल जाती हैं कि किसने क्या प्रतिक्रिया दी है उनके प्रति। तो सोशल मीडिया द्वारा आकार दी गई इस तीव्र गति ने राजनीतिक संचार को तैयार करने और वितरित करने के तरीके को बदल दिया है। पहले क्या होता था, किसी ने कुछ कहा तब लोगों ने सुना, फिर लोगों ने चर्चा करनी शुरू की, तब धीरे धीरे बड़े स्तर तक बातें पहुंची। अब राजनीतिक नेता को पता चला कि अच्छा इन्होंने मुझे ये बयान दिया है, फिर बयान दिया है मेरे प्रति, फिर वो अपनी बात रखते थे कि नहीं ऐसा नहीं, इन्होंने गलत कहा है, ऐसा है, हम ऐसे नहीं हैं।
इस प्रकार से तब बहुत समय लग जाता था। अब कोई कुछ लिख देता है तुरंत ट्विटर पे, तो काउंटर करके पूरी की पूरी आर्मी ही लगा दी जाती है कि चलो सब अब इसकी बात को बाइकआउट करो, ट्रेंड चल जाता है ट्विटर के ऊपर, है ना। तो इस प्रकार से 24/7 सोशल मीडिया की अवेलेबिलिटी ने एक तरीके से डायनेमिक्स पर चेंज किया है। तो अब जनता कई अलग अलग समूहों में बटी हुई है। पहले की तरह एक ही संदेश देकर पूरे देश की जनता तक पहुंचना अब मुश्किल है। हर हर ज्योग्राफिक डिविडेंड की अपनी अपनी मांगें हैं और उनकी मांगों को पूरा करके ही अब चीज़ों को आगे ले जाया जा सकता है। अब पूरे नेशन के लिए एक ही मुद्दे पर सबको नहीं जोड़ सकते। राजनेताओं और चुनाव प्रचारकों को अब अलग अलग वर्गों और समुदायों के लिए अलग अलग संदेश तैयार करने पड़ते हैं। इसके लिए वे डेटा और सूक्ष्म लक्ष्यीकरण यानी माइक्रो टारगेटिंग का इस्तेमाल करते हैं ताकि अपने संदेशों को खास लोगों तक पहुंचा सकें। लेकिन इससे राजनीतिक चर्चा और ही ध्रुवीकृत हो जाती है। और अगला परिवर्तन इसमें क्या हुआ, पारदर्शिता और प्रामाणिकता भी बढ़ी है लेकिन जवाबदेही में कमी आई है। एक और राजनीतिक जो राजनेता हैं और सार्वजनिक हस्तियों को उनके शब्दों और विरोधाभासों के लिए जवाब ठहराना आसान है, तो दूसरी ओर उनके लिए यह चुनना आसान होता है कि कौन सी जानकारी जनता तक पहुंचे और इसके जरिए सच्चाई को छुपा लिया जाता है। तो इस प्रकार से जो अब सोशल मीडिया है वो उभर के आया, तो इसमें पारदर्शिता और प्रामाणिकता बढ़ी है। अब वो सारी जानकारी इंटरनेट पे अवेलेबल है, तो कोई भी कुछ भी जा कर के चेक कर सकता है। लेकिन इसकी वजह से जवाबदेही में कमी आई है। जो राजनीतिक नेता हैं उनको उनके जो बयान हैं या वो क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इनके प्रति अब जनता को जवाबदेह ठहराना आसान हो गया है। हम अब अपनी भावनाओं को कहीं भी जाके व्यक्त कर सकते हैं। अगर कोई कुछ बोल रहा है तो हम ट्विटर के ऊपर लिख सकते हैं, इंस्टाग्राम के ऊपर पोस्ट कर सकते हैं, उसका विरोध भी कर सकते हैं। इस प्रकार से पारदर्शिता बढ़ी है। लेकिन दूसरी तरफ नेताओं के लिए ये आसान होता है कि कौन सी जानकारी हम तक पहुँचे। जैसे टेलीविज़न मीडिया को हाईजैक कर लिया जाता है कई बार ताकि जनता तक जो बातें हैं सरकार की वो ना पहुँचे और अपोजिशन को जो है टारगेट किया जाए, या ऐसा करके चीज़ें जो है सरकार करने की कोशिश करती है। तो इस प्रकार से सच्चाई को छिपाने का भी प्रयास किया जाता है। तो अब अगला पॉइंट है, इंटरैक्टिव और आकर्षक सुविधाओं ने राजनेताओं द्वारा दर्शकों से संवाद करने के तरीकों को बदल दिया है। उदाहरणों में टाउन हॉल, प्रश्नोत्तर सत्र, सोशल मीडिया प्रश्नोत्तर, क्राउड सोर्सिंग और बहुत कुछ शामिल है। पहले ये चीज़ें नहीं हो पाती थी, अब टाउन हॉल मीटिंग्स करना आसान हो गया है। सोशल मीडिया पे क्वेश्चन डाल करके लोगों से उसके प्रश्नों का उत्तर लेना आसान हो गया है। जैसे अब किसी ने सोशल मीडिया पे पोस्ट कर दिया किसी पार्टी के हैंडल ने कि आप इस बार प्रधानमंत्री किसको बना रहे, अब लोग उस पर वोट किया जा रहा है कि हम फलाने को बना रहे। तो इस प्रकार से उनकी राय जानने में भी मदद मिलती है कि क्या क्या जनता सोचती है। और हालांकि ये बातचीत मुख्य रूप से उन्हीं लोगों तक पहुंचती है जो पहले से ही किसी राजनेता या मुद्दों के प्रति रुचि रखते हैं और उनका समर्थन करते हैं। अगला पॉइंट है, फोटो, वीडियो, लाइव स्ट्रीम और कहानियों जैसे दृश्य संचार राजनीतिक संदेशों के केंद्र बन गए हैं। हालांकि उन्हें निरंतर अपडेट करने की आवश्यकता होती है और ये अक्सर महत्वपूर्ण नीतिगत मुद्दों पर वायरल होने को प्राथमिकता देते हैं। ये राजनीति में जानकारीपूर्ण बहस के बजाय मनोरंजन में योगदान देते हैं। तो आजकल सोशल मीडिया पे जो पार्टीज़ होती हैं वो अपने मैसेजेस को क्राफ्ट करने के लिए अब पूरी की पूरी वीडियोस बनती हैं, पूरा फ़ोटो एडिटिंग होता है, लाइव स्ट्रीम सेशंस किए जाते हैं। कोई इवेंट हुआ या कोई निर्णय लिया गया सरकार की तरफ से महिलाओं के प्रति या किसी भी चीज़ पे या डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स पे, तो उस पर पूरी की पूरी सीरीज बनती है वीडियोस की। पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो हैंडल्स होते हैं उस पर जो है वो नाटक भी, एक्ट्स और प्लेस भी करके उसे वायरल करते हैं ताकि जनता को लगे कि हाँ भैया ठीक ही कर रहे हैं जो कर रहे हैं, अच्छा ही चल रहा है सब कुछ।
इस प्रकार से मैसेजेस को क्राफ्ट करने की कोशिश की जाती है। ठीक है, जैसे अभी एक वायरल हुआ था, मोदी जी ने वॉर रुकवा दी पापा, है ना, इसको लेकर के बहुत सारा ट्रोल्स हुआ, बहुत सारी बातें रखी गई। तो इस प्रकार से जो ये एक संचार के माध्यम होते हैं जिनकी वजह से वीडियोस के ज़रिए लोगों को जो है प्रभावित किया जाता है। तो ये था हमारा पूरा चैप्टर। कुल मिला करके राजनीतिक संचार में परिवर्तन के सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही परिणाम हैं। जब रचनात्मक रूप से लाभ उठाया जाता है तो नई प्रौद्योगिकियाँ नागरिक जुड़ाव और भागीदारी को मजबूत कर सकती हैं, लेकिन में गलत सूचना और ध्रुवीकरण के प्रसार को भी संभव बनाती हैं। राजनीतिक संचार के भविष्य के लिए प्रभावों को संतुलित करना महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये था हमारा पूरा कंप्लीट चैप्टर। मुझे आशा है कि आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। इसी प्रकार से अगर आप इस मटेरियल को डाउनलोड करना चाहते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप विज़िट कर सकते हैं। साथ ही साथ आप हमारे इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर सकते हैं और टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल से भी जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो यहीं पे हम वीडियो को समाप्त करते हैं। आप अपने फीडबैक और सजेशंस देना मत भूलिए, ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए ताकि बेहतर किया जा सके। किस सब्जेक्ट के ऊपर वीडियोस चाहिए ज़रूर बताइए, हम पूरी कोशिश करेंगे कि उस पर वीडियोस लेके आएँ। किसी सब्जेक्ट का स्टडी मटेरियल चाहते हैं तो वो भी बताइए। सो प्लीज़ गिव योर सजेशंस एंड फीडबैक इन द कमेंट। दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।